नमस्कार। बहुत-बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें जी। चुनावी बॉन्ड जो सरकार लेकर आई थी, उस पर उसको असंवैधानिक करार देते हुए संसदीय संविधान पीठ ने, माफ़ करिएगा, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने उस पर उसको खारिज कर दिया है, उस फैसले को सरकार के। और एक तरीके से कहा जा रहा है कि सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। चुनावी रिफॉर्म के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लाने की बात बीजेपी ने की थी कि चुनावी व्यवस्था को हमको पारदर्शी बनाना है, साफ-सुथरा बनाना है, और उसी लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए थे। लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और आज जो फैसला आया है, वो सरकार के खिलाफ आया है। और जो लोग सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर गए, लड़े सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से अपनी जीत हासिल की, उनकी वजह से एक याचिकाकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। जया जी, जया ठाकुर जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब पहला सवाल मेरा तो यही है, और जो कि शायद आप सुबह से जवाब देते-देते हो सकता है थक भी गई हो, लेकिन मेरे दर्शकों के लिए जानना ज़रूरी है कि आपको क्यों लगा और कब लगा कि ये जो व्यवस्था लाई है सरकार, जिसमें उसका दावा है कि चुनाव की सिस्टम को हम पारदर्शी करेंगे, चुनाव में जो पैसा लगता है उसको हम ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाएँगे, इसमें खोट है, इसमें कमी है। ये आपको कैसे एहसास हुआ? देखिए, जब ये सरकार स्कीम लेके आई थी, उसके बाद आप देखें कि जिस तरीके से सरकार का रवैया था और जिस तरीके से डोनेशन की तेज़ी हुई थी, कि आप देखिए कि डोनेशन पे डोनेशन पार्टी के लिए फंडिंग हुई है और उसके बाद पार्टी ने वो खर्च भी किया है उस तरीके से। तो मुझे लगता था कि एटलीस्ट कौन डोनेट कर रहा है, जो भी व्यक्ति पार्टी को फंडिंग कर रहा है या डोनेशन दे रहा है, तो वो अमाउंट और पर्सन का नाम डिस्क्लोज़ होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद सरकार जिस तरीके की स्कीमें लाई है, चाहे वो किसान के कानून हों या अन्य भी जिस तरीके जो भी सरकार ने काम किए हैं, कहीं न कहीं वो सस्पिशियस लगा है। और ऐसा मुझे महसूस हुआ है कि वो किसी न किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी संस्थान को सपोर्ट करने के लिए किया गया है। तो इससे ये महसूस होता है कि आप अगर उनसे फंडिंग ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप उनके लिए कुछ दे भी रहे हैं। तो मुझे लगता था कि इन चीज़ों पे रोक लगनी चाहिए और किस तरीके से हम इसको रोक सकते हैं, जिससे जो भी कानून नए बनते हैं या जो भी स्कीमें आती हैं, उस एक आम जनता के लिए हो, एक आम वोटर के लिए हो, एक गाँव में बैठा व्यक्ति भी उसका लाभ उठा सके, चाहे वो एक गरीब छात्र भी उसका लाभ उठा सके, जो सरकार हम चुन के लेके आए हैं, वो सभी के लिए है, ना कि कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए। पर आपको तो ये एहसास हुआ जया जी कि ऐसा गड़बड़ हो सकता है, ऐसा आपको लगा, आपके पास कोई जी, सबूत नहीं था ये चुनौती देने का। आपका 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 सवाल इंटेंट पे था कि सरकार की जो इंटेंट पे था, नीयत है यस। वो गड़बड़ लग रही है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, पहली बात तो बहुत से दर्शकों को नहीं पता होगा, आप बताइए आज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, तीन चार बड़ी बातें जिसकी वजह से आपको आज इतनी खुशी और इतनी प्रसन्नता महसूस हो रही है। जी, आज कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसमें पहली बात तो इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द कर दिया है। दूसरा, सरकार ने ये कहा है कि इसको पारदर्शी होना चाहिए, जिससे एक गरीब व्यक्ति को या एक स्टूडेंट को भी इसका लाभ मिल सके। ये कोर्ट का कंसर्न था और मुझे लगता है ये एक इम्पोर्टेंट नोट है, जो कोर्ट ने हमारे इस मुद्दे को समझा और ये फैसला जारी किया। दूसरा, 3 हफ्ते का समय दिया है इलेक्शन कमीशन को कि ये सारी चीज़ें आप जो है क्लियर करें और इसको लागू करवाएँ, और प्रीवियस जो बॉन्ड हुए हैं, उनमें किस-किस ने डोनेशन दिया है, अगर हो सके तो उसकी एक सूची जारी करें और वो सार्वजनिक करें। दूसरा, जो बॉन्ड क्लियर नहीं हुए हैं, उन्हें रद्द किया जाए। तो ये एक अहम फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। मुझे लगता तो है वो जो एक जो राजनीतिक पार्टियों के पास जब से ये व्यवस्था लागू थी, इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए जो पैसा पहुँचा है, ऑलरेडी उनके पास पहुँच चुका है, साल भर पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, क्या उसको लौटाने की भी कोई व्यवस्था है? लौटाने का तो अभी मुझे पता नहीं, बट हमारी ये कोशिश होगी कि अगर लौटाया ना भी जाए तो एटलीस्ट डिस्क्लोज तो हो कि किस व्यक्ति ने कितनी फंडिंग की है और उसके बाद उसे क्या सरकार से लाभ हुए। एटलीस्ट ये तो पब्लिक में होना चाहिए, जो ये सरकार दम भरती है कि हम सबसे ज्यादा ईमानदार हैं या देशभक्त हैं। तो किस किस के लिए आज देखिए आप कई एक एक साल किसान जो है धरने पर बैठे रहे, रोडों पे बैठे रहे। आज भी आप देश की हालत देखें, आप न्यूज खोलेंगे तो आपको महसूस होगा कि बहुत ज़्यादा राम राज्य वाली फीलिंग नहीं है आम व्यक्तियों के दिल में। क्या आप किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हैं, किसी विचारधारा से जुड़ी हुई हैं क्या? जी, मैं कांग्रेस की बिलॉन्गिंग है मेरी। अच्छा, आप कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। अब मुझे ये बताइए,
हमने देखा और इनफैक्ट एडीआर ने आंकड़े भी जारी किए कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जितना पैसा भारतीय जनता पार्टी के खजाने में गया, उसका 1/10वां हिस्सा भी कांग्रेस के पास नहीं आया। और बाकी पार्टियों की बात तो छोड़ ही देना चाहिए। वो आंकड़े मेरे पास अभी ऑफ द कफ है नहीं, वरना मैं पढ़ के सुना देता। पर वो ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर बीजेपी को 100 रुपए मिले तो कांग्रेस को 10 ही रुपए मिले इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। उदाहरणतः बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर आगे पीछे हो सकता है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो पार्टी लगातार चुनाव जीत रही है, जिसकी सरकारें बन रही है दिल्ली से लेकर और राज्यों तक, तो जनता का भरोसा उसके पास है ना, तभी तो सरकारें बना रही है। और जब वो सरकार बना रही है तो जाहिर तौर पर हर व्यक्ति उनकी तरफ चंदा देना चाहेगा, उनके साथ जुड़ना चाहेगा। नहीं नहीं, देखिए सरकार बनाना और लोगों के पास फंड होना दोनों अलग चीजें नहीं है। आज की डेट में वो एक ही चीज हो गई है, जितना मैं फील कर पा रही हूँ। आप देखिए कई जगह सरकार इनकी नहीं भी बनी थी, पर उन्होंने विधायक खरीद के और जो है दूसरे की पार्टी गिरा के और तोड़ फोड़ करके भी सरकारें बनाई हैं। तो ऐसा नहीं है, आप पूरे में देख लें, इतिहास गवाह है इनका। आप जब उठाएंगे तो हर राज्य में, चाहे वो महाराष्ट्र हो, फिर उसके बाद चाहे तो मध्य प्रदेश हो, आप 2019 का ही देख लिए, कितने एमएलए कहाँ गायब होते हैं। तो ये बताइए, जो एमएलए खरीद फरोख्त का ये चल रहा है, इतना अमाउंट दिया जाता है, तो वो कहाँ से आता है? भाई हम आप जैसे लोग तो इनको फंडिंग करते नहीं है, तो ये फंड कहाँ से आ रहा है और किस तरीके से आप इतना बड़ा अमाउंट इनको दिया जाता है? मतलब पार्टी के पास ये कहाँ से आ रहा है? ये भी तो एक सस्पिशियस एक्टिविटी है, जिसपे ये मुझे लगता है रोक लगनी चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड में जो व्यवस्था थी, क्या 1,000 रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक का आपके बॉन्ड दे सकते हैं आप, क्या व्यवस्था थी? यस यस, 1,000 रुपए से 1 करोड़ तक का बॉन्ड दिया जा सकता है, और आपका नाम डिस्क्लोज नहीं होगा। और उसमें ये बात भी थी कि जो व्यक्ति इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर किसी भी पार्टी को दे रहा है, वो क्या, क्योंकि ये बात भी आई कि काला धन का इस्तेमाल हो रहा है, काले धन को वाइट करने का एक तरीका है पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देकर, ये कैसे साबित होता है? देखिए आप उठा के देखिए, शेल कंपनीज जो एक्टिव हुई हैं इस टाइम ड्यूरेशन में, वो भी एक बड़ा मुद्दा है कि जो कंपनी जिसका आप डाटा शीट देखेंगे तो वो सारी लॉस में जा रही है, फिर वो करोड़ों रुपए की फंडिंग कैसे कर रही है, उसके बाद फिर इसके पास आ रहा है। तो तो कहीं जया ना जी, कहीं मनी लॉन्ड्रिंग भी वो जो चंदा दे इसमें रहे थे, इन्वॉल्व था। कोई भी व्यक्ति, एक्स मान लीजिए कोई एक्स व्यक्ति है, किसी वाई पार्टी को चंदा दे रहा है, तो वो तो बाकायदा वाइट से देता होगा ना, उसको तो अपना पैसा दिखाना पड़ता होगा कि कहाँ से वो 1 लाख रुपए 10 लाख रुपए ले रहा है, तो वो ब्लैक का पैसा कैसे हुआ? सर अब ये तो बाकी लोग ज्यादा समझ सकते हैं, सीए वगैरह इसका आंसर बेहतर दे पाएंगे। हैविंग नो आइडिया अबाउट दैट। बट मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी पैसा जो भी व्यक्ति देता है, वो इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। इट्स गुड फॉर अस, फॉर कॉमन पीपल। एक इम्पॉर्टेंट बात, हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया था, मुझे तारीख याद नहीं है, जिसमें ये कहा गया, शायद आप मुझे करेक्ट करिएगा क्योंकि आप तो हर हियरिंग में मौजूद रही होंगी, सीधे तौर पर आप जुड़ी हुई थी, कि जो आम व्यक्ति का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन का, अपनी अपनी जानकारी हासिल करने का, उसको आप कर्टेल नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड में याचिका जब लगाई गई और जानने की कोशिश की गई कि कौन सा व्यक्ति है, कौन सी फर्म किस पार्टी को कितना चंदा दे रहे हैं, तो शायद वो जानकारी नहीं प्रोवाइड की गई। एम आई राइट? यस, एक राइट टू इंफॉर्मेशन का इसका जो है हनन हुआ है राइट का लोगों का, क्योंकि इसमें नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे। तो ये तो पूरे तरीके से इनको ही पता था कि कौन इनको फंडिंग कर रहा है, और फ्यूचर में इनको फेवर भी किया गया। हम और आपको नहीं पता चल रहा था। एक जो गांव में वोटर बैठा है, जो हर 5 साल में इनको वोट करता है इन होप कि उसकी लाइफ बेटर हो, उसके लिए तो उसे तो पता नहीं चल रहा है ना कि कौन फंडिंग कर रहा है इनके लिए। ये चारों तरफ जो चल रहा है बीजेपी का सिनारियो, तो वो किस तरीके से चल रहा है, ये प्री प्लान्ड होता है ना, एवरीथिंग इज प्लान्ड। और ये बात भी आई सामने कि जो नाम डिस्क्लोज करना है, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऑब्जर्वेशन में कहा कि जो रूलिंग साइड है उसको तो पता लग सकता है कि भाई किसने डोनेट किया, मेरे मेरे मेरी पार्टी में जो चंदा आया वो किस तरफ से आया, लेकिन अगर अपोजिशन का व्यक्ति जानना चाहे तो उसको नहीं पता लग सकता। ये क्या पेच था, इसको समझाइए। देखिए इनको पता लगता था कि इनको किसने फंडिंग की है, लेकिन ये आप उसको, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन था नहीं, तो आप या हम जानकारी नहीं निकाल सकते। जैसे एज अ जर्नलिस्ट आप चाहें कि मैं निकालूं इनका कि कौन कौन बीजेपी को फंड कर रहा है, तो इट कांट बी हैपन लाइक दैट ना। अदरवाइज राइट टू इन्फॉर्मेशन में आप एवरी ऑफिस में एप्लीकेशन मूव करते हो, तो आपको सारा ब्यूरो दिया जाता है, किसी भी और अगर क्षेत्र से अगर आप इन्फॉर्मेशन अगर निकालना चाहें अगर तो। अगर एक जर्नलिस्ट होने के नाते जया जी, मैं ये जानना चाहूँ कि कांग्रेस को कौन फंड कर रहा है, तो मुझे पता लग सकता है।
तो नहीं बता सकते। बिल्कुल, मुझे लगता है कि कांग्रेस, ये तो सभी के लिए है, सिर्फ ये बीजेपी की बात नहीं है, कांग्रेस के लिए, आम हाँ, आदमी पार्टी के लिए, एक्स वाई जेड सभी पार्टीज के लिए। आखिर आपकी फंडिंग कहाँ से हो रही है? इट शुड बी इन अ पब्लिक डोमेन की, इट शुड बी ऑन अ पब्लिक आई ऑल्सो, कि आपको कौन फंडिंग कर रहा है, आपको जो भी सिनारियो चल रहा है, आप कैसे मूव कर रहे हो अपनी पार्टी, कैसे रन हो रहा है, ये पता होना चाहिए लोगों को। और एक इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दर्शकों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा बात अपने ऑब्जर्वेशन में, और जो कि नियम भी था इस इलेक्टोरल बॉन्ड के सिस्टम का, वो जिस कानून के तहत ये लाया गया, कि जो आप बॉन्ड खरीदेंगे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से खरीदेंगे। 1,000 रुपए से लेके 1 करोड़ तक के बॉन्ड आप खरीद सकते हैं। बॉन्ड में आप किस पार्टी का नाम लिख के उसकी उसके लिए ये बॉन्ड उसके 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 अकाउंट में जमा कर रहे हैं, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को तो पता रहेगा, क्योंकि आप उसी के जरिए ट्रांजेक्ट कर रहे हैं। और अगर सरकार यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री जानना चाहे, जिसकी डायरेक्टली अंडर में स्टेट बैंक आता है, बैंकिंग सिस्टम आता है, तो उसके लिए पता लगाना बड़ा आसान है कि कौन से व्यक्ति ने कितना बॉन्ड खरीदा और किसको उस बॉन्ड का किस किस को कितना कितना पैसा दिया। हो सकता है एक आदमी 3 अलग अलग तरह के बॉन्ड खरीदे और तीनों पार्टी को चंदा देता हो। तो ये पार्टी सरकार में जो व्यक्ति बैठे लोग हैं उनके लिए पता करना आसान है, लेकिन जो अपोजिशन में लोग हैं उनके लिए ये जो पूरी सूचना है उनसे दूर रह जाएगी, क्योंकि सरकार का सिस्टम है, वो विपक्षी पार्टियों को या विरोधी पार्टियों को क्यों बताना चाहेगा। इसीलिए कहा गया कि इसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है। एक के पास बहुत सारी चीजें की इंफॉर्मेशन आ रही है, और जो उनके विरोधी पक्ष है, जो विपक्ष में है, उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ पा रही है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक इस चीज को लेकर आपत्ति जताई। दूसरा जो बात अभी जया जी बोल रही थी कि भाई एक व्यक्ति के पास अगर अधिकार है कि वो राइट टू इंफॉर्मेशन का, सूचना का अधिकार का, कि मैं कोई जानकारी लेना चाहता हूं, तो उसको ये कहते हुए मना कर दिया जा सकता है इस कानून के तहत कि हम आपको नहीं बताएंगे कि किस व्यक्ति किस किस फर्म ने या किस व्यक्ति ने कितना चंदा किसी को दिया है, क्योंकि उसका प्रोविजन इस कानून में था कि नाम नहीं बताया जाएगा, नाम सिर्फ एसबीआई तक ही रहेगा। तो आप मुझे भी इंफॉर्मेशन नहीं पता लग रही है, विपक्षियों को भी पता नहीं चल रही है, लेकिन जो सरकार में बैठे लोग हैं वो बड़ी आसानी से बगैर कुछ कागज दिए, जानकारी लिए, वो ये जान सकते थे कि किसने किसको कितना चंदा दिया। क्या ये मैं जितना मैंने ब्रीफ किया जया जी, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसमें कुछ भी गलत है तो मुझे करेक्ट कर दीजिए आप। नहीं नहीं, ये बिल्कुल सही है, और ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है। आपने अगर पिछले कुछ सालों में देखा हो, जो ईडी की रेड हुई है, मुझे लगता है इसमें ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का काम किया होगा, जो सभी डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज में, नॉट इवन ऑन कांग्रेस बट इन अ डिफरेंट, आप टीएमजे उठा लें या आप पार्टी का उठा लें, जिस भी पार्टीज में जो भी कार्रवाई हुई है, कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा रोल है कि जी, आपको कैसे पता लग रहा है कि किसके पास कितना मनी है। अब 3 हफ्ते का वक्त दिया है चुनाव आयोग को कि एसबीआई तमाम जानकारी चुनाव आयोग को दे, और चुनाव आयोग उसको पब्लिक डोमेन में जारी करे, जो कि आप कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे ताकि पता लगे किस पार्टी से, किस व्यक्ति से, किस पार्टी को कितना चंदा मिला। तो क्या आपको लगता है आज की डेट में कि सरकार इस फैसले के खिलाफ जाएगी, संविधान पीठ के इस पर्टिकुलर क्लॉज के खिलाफ, कि भाई हमको नाम नहीं बताने हैं, इसीलिए हमको चंदा मिला इतने सालों में, हम उन नामों को पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहते हैं? क्या इसको चैलेंज करेगी सरकार, या कोई ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश करेगी सरकार? मेरे ख्याल से तो सरकार ऐसा निश्चित रूप से करेगी, उसकी तो पहली प्राथमिकता ही ये थी, तभी ये जो है कानून बनाया गया। अगर उसका वो विरोध ना करें तो फिर तो उनका तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। पहले तो आपने प्रीवियस जिनसे लिया है अगर उनके नाम डिस्क्लोज होते हैं तो निश्चित रूप से आप उनके लिए भी अकाउंटेबल है, प्लस फ्यूचर में भी आपको कुछ मिलने वाले से रहा, तो इस तरीके से तो इनका सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। और अगर ये अपने आप में गलत है तो निश्चित रूप से इसका विरोध करेंगे। चुनाव संविधान पीठ ने पांचों जजों ने एक मत से अपना फैसला सुनाया, सबका कंक्लूजन सेम है कि ये असंवैधानिक था ये कानून। अगर इस ऑर्डिनेंस के जरिए या किसी और तरीके से सरकार इस फैसले को चुनौती देती है, तब याचिकाकर्ता होने के नाते आप लोगों का क्या एक्शन होगा? देखिए, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, कोशिश कर रहे हैं कि चीजें ठीक ठाक हो सकें, और जब तक मुझे लगता है कि ये सही तरीके से नहीं होगी तब तक हम अपनी लड़ाई कंटिन्यू करेंगे। अगर इसी व्यवस्था में जया जी ये चीजें पारदर्शी हो जाएं कि नाम पता लगे किसने कितना चंदा किसको दिया, पहला, और दूसरा, एक आम व्यक्ति होने के नाते मैं भी पता कर सकूं या कोई एक्स वाई जी भी पता कर सकता है कि कौन सा उद्योगपति किसको कितना चंदा देता है या कौन सा व्यक्ति किसको कितना चंदा देता है, तो क्या सिस्टम में, चुनाव व्यवस्था में सुधार आएगा? निश्चित रूप से आएगा। देखिए, जब चीजें ट्रांसपेरेंट होती हैं तब इंसान की गड़बड़ी करने की कंडीशन कम होती है, तो उसमें करप्शन एक जो है कम हो जाता है,
कि भाई आज मैं अगर 100 रुपए खा लूंगा तो सामने वाले को पता चल जाएगा। तो इसीलिए तो ये सारी राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो एक्ट लाया गया, उसका उसका मेन मकसद तो यही था ना, कि सारी चीजें सबके सामने रहें और जितनी भी ये गड़बड़ी होती है सिस्टम में, उसे कम किया जा सके। आपके हिसाब से कोई एक सुझाव जो आप देना चाहें चुनाव आयोग को, देश की तमाम बड़े-बड़े पार्टियों को, जिससे चुनावी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त और पारदर्शी बनाया जा सकता है? क्योंकि आप इस लड़ाई को लड़ रही थी, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी, देखिए अभी तो पहले तो इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो कोर्ट ने फैसला दिया है, उस पे क्विक एक्शन लेना चाहिए और इसको लागू करना चाहिए। जो जजेस हैं वो उन्होंने काफी सोच समझ के डिसीजन दिया है और हर मुद्दे को समझते हुए जब उन्होंने ये फैसला सुनाया, तब उन्होंने एक गरीब किसान और एक स्टूडेंट को की भी जो है बात रखी। तो इस चीज को समझते हुए जो फैसला दिया गया है, उसको फर्दर क्रॉस ना करते हुए उसे इम्प्लीमेंट कराया जाए, जिससे एक सुचारू रूप से चीजें चल सकें फॉर अ बेटर। आप तो जय जी, आप कोर्ट में मौजूद थी जब ये फैसला चंद्रचूड़ साहब ने और पूरी टीम ने पढ़ के सुनाया? जी, मैं उस समय पर कोर्ट में थी। अच्छा, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या प्रतिक्रियाएं थी दोनों पक्षों की, सरकार की भी और दूसरे पक्ष की भी, आपके साथ जो लोग खड़े थे, चाहे वो प्रशांत भूषण जी हो या उधर तुषार देखिए, मेहता हो। हमारे साथ जो और जितने भी पिटिशनर थे, निश्चित रूप से उनके लिए तो ये बहुत ही खुशी का समय था, क्योंकि कई सालों से लोग लड़ रहे थे इसके लिए। तो सभी लोग खुश थे और सरकार पक्ष के लिए ये एक चिंता का विषय है कि अब वो किस तरीके से मैनेज करेगी। आप क्या सरकारी पक्ष के चेहरे पे तनाव था, परेशान थे वो लोग? ऑब्वियसली, भाई उनके तो अगेंस्ट में हो गया ना। हाँ, बिल्कुल। और बेंच का क्या रिएक्शन था पढ़ते वक्त? बेंच ने समय दिया है कि आप इसे लागू कराएं 3 हफ्ते के अंदर। और इन जनरल जो कोर्ट रूम में लोग मौजूद थे, उनका क्या रिएक्शन था? वो डिफरेंट डिफरेंट वेरी करता है, जो जिस मानसिकता से जुड़ा है वो उसके लिए फेवर कर रहा है। जो बीजेपी के पक्षधर हैं वो तो उसका विरोध करेंगे कि भाई ये क्यों हो गया। भाई कहीं ना कहीं उन्हें भी अपना ब्लैक मनी वाइट करवाना होगा, और जो उस विचारधारा से नहीं जुड़े हैं उनके आप लिए तो ये खुशी की बात है। आप बाय ओके, प्रोफेशन डॉक्टर हैं, इलाज करती हैं लोगों का? यस सर, आई एम अ डेंटिस्ट। तो आपने इलाज कर दिया सिस्टम का। यू कैन से सो। अच्छा। एक आखिरी सवाल जय डॉक्टर जया जी। ठाकुर, उसके बाद इस चर्चा को मैं समाप्त करना चाहूँगा। और वो जी। ये कि आने वाले वक़्त में या जो पुराना सिस्टम था इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पहले वाला, चुनावी पार्टियों को चंदे वाला, क्या वो ठीक था या उसमें भी खामियाँ थी? देखिए, उसमें भी पारदर्शिता की थोड़ी सी कमी थी, व्हाट आई फील, कि वहां पे भी नेम डिस्क्लोज नहीं होते थे। तो अगर नेम डिस्क्लोज होते हैं तो इट शुड बी गुड फॉर एवरीबडी। हुँ, बाकी पहले ठीक। वाला सिस्टम इससे ठीक था। तो जो आदमी किसी पार्टी को चंदा देता है, तो शायद इसी सोच के साथ देता है कि चा उस पार्टी से वो कुछ काम करवा सकता है। इसीलिए आप जानना चाहते थे कि कौन किसको चंदा देता है। जी बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच एंड ऑल द ओके। बेस्ट।